जय हिंद बच्चों। तो ये है काइनेमेटिक्स का 11th लेक्चर और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। और मोशन इन 2 डायमेंशन में भी सेम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे वही यूटिलाइज लग जाएगा, बिकॉज जो 3 डायमेंशन के लिए ट्रू हो गया और 2 डायमेंशन के लिए ऑब्वियसली ट्रू होगा। और यही कॉन्सेप्ट आगे आपका प्रोजेक्टाइल में भी यूज होगा, यही कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन जब आप 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवरमैन प्रॉब्लम, तो वहां पे भी रिवर स्विमर प्रॉब्लम तो वहां पे भी यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग मोशन इन 3 डायमेंशन क्या है भाई। तो देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा था काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में ही कि एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। ये रिलेशन होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में। दैट इज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको नहीं पता है ये सब डिफरेंशिएशन वगैरह बढ़िया से, तो डिफरेंशिएशन की भी वीडियो बनी हुई है अलग से 3 घंटे की। सब कुछ बहुत बहुत बढ़िया से डिटेल में समझाया गया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझाया गया है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है वही एक्सेलरेशन देगा। ये सब हमने डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 में। वो भी आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम इसको ये वैल्यूज कंपोनेंट फॉर्म में डाल लें, लाइक एक्सेलरेशन को अगर हम डाल लें ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेलोसिटी को वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर दें इस फॉर्मूला में तो ये बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे आई कैप के कोफिशियंट्स को इक्वेट कर दें, दोनों साइड के आई कैप के कोफिशियंट्स को इक्वेट कर दें, तो हमें मिल जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ वी एक्स। ए एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ वी एक्स। सिमिलरली अगर हम दोनों साइड के जे कैप के कोफिशियंट्स को इक्वेट कर दें, तो हमें मिल जाएगा ए वाई इज इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ वी वाई। एंड सिमिलरली अगर हम के कैप के कोफिशियंट्स को इक्वेट कर दें, तो हमें मिल जाएगा ए जेड इज इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ वी जेड। तो ये हमें मिल जाएगा। अब ये चीज क्या बता रहा है यार, ये चीज क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये व्हाट इज वी एक्स। वी एक्स क्या है, वी एक्स जो है वो है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ए एक्स क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी चेंज होगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसके लिए एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए एक्सेलरेशन का सिर्फ एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है, वाई के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, उसके लिए सिर्फ एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। और वेलोसिटी का जो जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, वो टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, उसके लिए सिर्फ एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली एक्स वाई जेड तीनों ने अपना अपना जो है वो बंटवारा कर लिया है, और ये कहा कि भाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो भी वेलोसिटी में चेंज होगा उसके लिए एक्सेलरेशन, जैसे होता है ना कि भाई कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो गई, कोई मालिक है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, उसके 3 बेटे हैं, तो तीनों ने जो तीनों में जो है वो इक्वली जो है वो ये कर दिया, प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया कि देखो भाई तुम्हें एक, ठीक है, एक्स वाई जेड 3 में डिवाइड कर दिया। उसने बोला कि देखो एक्स एक्सिस में जो भी कुछ भी होगा उसके लिए एक्स वाले कंपोनेंट से रिस्पॉन्सिबल होंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो भी चेंजेस होंगे उसके लिए वाई वाले कंपोनेंट से रिस्पॉन्सिबल होंगे, और सिमिलरली जेड एक्सिस के लॉन्ग जो चेंजेस होंगे उसके लिए सिर्फ जेड वाले ही कंपोनेंट से रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई जो है वो दूसरे तीसरे के बिजनेस में, काम धंधे में टांग नहीं अड़ाएगा। सब अपना अपना देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने एक और फॉर्मूला देखा था, और वो था कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर होता था पोजीशन वेक्टर। जी हाँ, ये भी हमने काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि भाई आर वेक्टर होता था पोजीशन वेक्टर। और हमने देखा था कि पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ किस रेट से चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर, ये होता था वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल। सो वेलोसिटी वेक्टर वाज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन वेक्टर हमने देखा था कि भाई अगर मान लो ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता था ओरिजिन से पी को जोड़ने वाला लाइन, पी का पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट करते थे। और ये आर वेक्टर को आप लिख सकते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमने आर वेक्टर को यहाँ पे लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, किसका पोजीशन वेक्टर है, किसका पोजीशन वेक्टर है, ये आपका पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो मेरे दोस्त,
यहाँ पे जो है वो आर वेक्टर को हमने देखा था कि यू कैन राइट इट एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो और वेलोसिटी को हम कंपोनेंट फॉर्म में डाल दें, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो यहाँ पे ये तीन टर्म है, बीच में प्लस साइन है, डिफरेंशिएशन को आप तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप आई कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। जे कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। और के कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। तो यहाँ पे हमें ये मिला। तो यहाँ पे भी देखो वैसे ही बंटवारा हो रखा है तीनों भाइयों में एक्स वाई जेड में, कि एक्स के लॉन्ग जो वेलोसिटी है, ठीक है, एक्स के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए। सिमिलरली वाई के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है जेड कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज हो रहा है दैट इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज हो रहा है दैट इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और जेड एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जिस रेट से चेंज हो रहा है दैट इज इक्वल टू जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि भाई तीनों भाइयों में ये बंटवारा परफेक्ट हुआ है। एक्स वाला जो है जो भी चेंजेस एक्स के लॉन्ग हो रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक्स कंपोनेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, वाई के लॉन्ग जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए सिर्फ वाई कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, और जेड के लॉन्ग जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए जेड कंपोनेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका अगर हम समरी देख लें, तो अभी तक जो पढ़ा है उसका अगर समरी देख लें तो देखो ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थ्रू आउट द काइनेमेटिक्स, यही दो बार बार यूज आ रहा है। एक तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं डीवी बाई डी टी, और दूसरा वेलोसिटी जानते हैं डी बाई डी टी ऑफ आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हमने ये जो पढ़ा था हमने वो वेक्टर फॉर्म में रखा था। वेक्टर फॉर्म में मतलब हमने आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में नहीं रखा था, वहां पे वेक्टर के फॉर्म में रखा था। तो इन जनरल ये ट्रू था हमेशा। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि तीनों को कंपोनेंट फॉर्म में रख दिया, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर ये सबको रख दिया। तो उससे हमें ये पता चला कि भाई तीन भाइयों में बराबर बराबर का बंटवारा हो गया है। और एक्स के लॉन्ग आप देख सकते हो कि एक्स के लॉन्ग जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वाई के लॉन्ग जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए सिर्फ वाई कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, और जेड के लॉन्ग जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए सिर्फ जेड कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। एक जो है वो दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा रहा है, तीनों ने अलग अलग बंटवारा कर रखा है। सो ये आप याद रखिएगा, यही समरी है। मतलब ax is dy dt of vx और vx is dx by dt, ay is dy dt of vy और vy is dy by dt, az is dy dt of vz और vz is dz by dt। तो इसी से हमें याद आया कि ऐसे आप डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते थे कि अगर मैं vx को के जगह पे रख दूं dx by dt, तो आप इसको ax को ऐसा भी लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और ए वाई को ऐसा भी लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और ए जेड को ऐसा भी लिख सकते हो डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर। सो बेसिकली ये अभी तक जो हमने पढ़ा उससे सिंपल वर्ड्स में हमने यही सीखा कि भाई तीन भाइयों में बंटवारा हो गया है, और एक्स के लॉन्ग जो कुछ भी होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे, वाई के लॉन्ग जो कुछ भी होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट से रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जेड के लॉन्ग जो कुछ भी होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जेड कंपोनेंट से रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब आपको सिंपली एक्स का काम अलग कर लेना है, वाई का काम अलग कर लेना है, जेड का काम अलग कर लेना है, बिल्कुल ठीक है। तो इट इज दैट सिंपल। तो मतलब भाई ये 3D है तो क्या हुआ, काम तो वही हो रहा है, फॉर्मूलाज तो वही है, बस एक्स के लॉन्ग अलग काम करना है, उसमें वाई और जेड वाला टांग नहीं अड़ाएगा, वाई के लॉन्ग अलग काम करना है उसमें एक्स और जेड वाला टांग नहीं अड़ाएगा, जेड के लॉन्ग अलग काम करना है उसमें एक्स और वाई वाला टांग नहीं अड़ाएगा। तो चलो इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भाई पोजीशन वेक्टर जो है वो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है। सो एक पोजीशन वेक्टर इज दिस, ये दिया हुआ है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। तो आपको बताना है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड और एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। तो चलो वीडियो पॉज करो और जो अभी तक आपने सीखा उससे जो है आप बनाओ, आसान है। ओके। और अगर पहले की चीजें नहीं क्लियर हैं तो आप इतने सारे वीडियोस बन रखे हैं यार, ठीक है, फ्री सेवा है, जाओ देखो सब, काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करो। चलिए तो देखते हैं हम लोग
तो देखो पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम लोग सिंपली लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना जी। तो ये जो है, ये क्या है, ये जो है ये है सिंपली एक्स, ये जो है ये टर्म है वाई, और ये के कैप का कोएफिशिएंट है ये है जेड। तो आप क्या करो कि अभी तक जो आपने सीखा कि भाई तीन भाइयों में अलग अलग बंटवारा हो रखा है, तो आप कर दो बंटवारा, ये लाइन खींच दो दो, इधर एक्स वाले सब कुछ इधर लिखो, वाई वाले सब कुछ इधर लिखो, जेड वाले सब कुछ इधर लिखो। तीन घर हो गए, तीनों का काम अलग अलग, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो एक्स का वैल्यू, आई कैप का कोएफिशिएंट कितना दिया है, पोजीशन वेक्टर यही होता है ना यार, देखो पोजीशन वेक्टर जो होता था वो क्या होता था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर आप इससे इक्वेट करो तो ये जो पहला आई कैप का कोएफिशिएंट है इसको हमने एक्स नाम दिया है, और जे कैप का जो कोएफिशिएंट है इसको वाई नाम दिया है, और ये के कैप का जो कोएफिशिएंट है ये जेड हो गया। तो यहाँ पे आप जो है वो क्या करो कि ये अलग अलग लिख लो आप, एक्स का वैल्यू कितना है 3t⁴, वाई की वैल्यू कितनी है 5 - 3t², और जेड की वैल्यू कितनी है 20। अच्छा, तो अब देखो जो वी एक्स होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा, वो होता है dx/dt। तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ एक्स, कितना दे रखा है 3t⁴। तो वी एक्स जो है वो ये हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, थ्री तो है वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, और t⁴ डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो जाके पढ़ लो, बिना डिफरेंशिएशन का काइनेमेटिक्स में कुछ नहीं होगा। पहले डिफरेंशिएशन करो उसके बाद ही कुछ और करो। तो d/dt ऑफ, जैसे होता है ना कि पहले जलपान तब मतदान, तो वही चीज है, ठीक है कि पहले डिफरेंशिएशन उसके बाद ही काइनेमेटिक्स। तो d/dt ऑफ t⁴ क्या हो जाएगा, 4 × t⁴ विच इज tq, सो दिस इज 12 tq। तो ये vx हो गया, एंड सिमिलरली vy जो है वो हो जाएगा dy/dt। तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ, कितना है यार, y का वैल्यू बैठा दो। तो y का वैल्यू दे रखा है 5 - 3t²। तो पहले हम लोग 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि है 0, और माइनस फिर 3t² का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3 तो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, सो दिस इज -60। तो ये vy हो गया, और इसके बाद जो है ये हो गया vz। तो दिस इज d/dt ऑफ z। तो z तो z लिख ही देता हूँ, d/dt ऑफ z। तो z जो है ये तो है दिया हुआ 20, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो vz जो है वो 0 हो गया। देखो z कोऑर्डिनेट जो है ना फिक्स्ड है 20, चेंज नहीं हो रहा है, तो z कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, यानी कि z के लॉन्ग वेलोसिटी 0 आ गया, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड जो है वो दिया हुआ था, तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक्स वाई जेड दिया था, तो आपने यहाँ पे निकाल लिया वी एक्स वी वाई वी जेड निकाल लिया, वी एक्स वी वाई वी जेड निकाल लिया। अब वेलोसिटी वेक्टर लिखना होगा तो यही हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। लेकिन हम लोग उससे पहले एक्सेलरेशन भी निकाल ही लेते हैं, बाद में वो वैल्यू वगैरह डालने वाला काम कर लेंगे। तो ये बंटवारा कंटिन्यूड, एंड एक्सेलरेशन जो है, तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट ए एक्स होता है dy/dt ऑफ वी एक्स। ऊपर में जो समरी में लिखा था ना हमने रिजल्ट, उसको आप ब्लॉक बना के घेर लेना, स्टार मार्क लगा लेना, कॉपी में जरूर लिख लेना। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, आप कोई टॉपिक, अभी एक चीज याद रखना, कितना बढ़िया से भी पढ़ लो, कितने भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी कमांड कर लो, एकदम गारंटी है कि 6 महीना के बाद आपको वो नहीं याद रहेगा कुछ। अगर आप नहीं रिवाइज करोगे तो 6 महीने में आपको वो कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप रिवाइज करोगे तो कितना रिवाइज करोगे, मतलब 2 साल तो आपको ये करना है, 2 साल के बाद तो फिर आपको एग्जाम देना है। एक्चुअली यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग योर नोट्स। तो कैसा है ना कि नोट्स में जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है उसको ब्लॉक बना के घेर लेना है, स्टार मार्क लगा लेना है उसमें,
तो सो दैट कि जब आप रिवाइज करो तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं, वो बार बार आपको दिखे। तो ऐसे मैं ब्लॉग बना के घेरता हूँ, स्टार मार्क लगाता हूँ आपके लिए कि आप भी वैसे ही अपने कॉपी में लिखो करो। ठीक है। और हो सके तो कलर, पेन का कलर चेंज करके ऐसे करो। मतलब बेसिकली क्या है ना कि जो मेन मेन चीजें हैं, जो मेन मेन रिजल्ट्स हैं, जब भी आप रिवाइज करो तो आपको उस पर नजर जाना चाहिए। ठीक है। तो बहुत बच्चों का कॉपी देखते हैं कि कैसा होता है कि जो उसमें न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सब मिक्स है, सब एक जैसा ही लिखा हुआ है, सब खिचड़ी है, सब एक जैसा ही लग रहा है। तो जब वो रिवाइज करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कौन सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, किसको देखना है, किसको छोड़ना है। ठीक है। और वो पता करने जाएंगे तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा, टाइम तो उतना होता नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप नोट्स जो है उसमें इंपॉर्टेंट चीज को जरूर हाईलाइट करें। ओके। सो एक्स जो है ये आपका क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स। तो मेरे दोस्त, वी एक्स तो आपने निकाला है ना अभी। ये देखो 12 टिकी हुआ है वी एक्स। तो वी एक्स की वैल्यू डाल दो। तो ये कितना हो गया, सो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ, और वी एक्स अभी अभी निकाला वो आया है 12 टी क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा यार इसका डिफरेंशिएशन। ये 12 तो हो गया कांस्टेंट, और टी क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया 3t स्क्वायर। तो ये हो गया 36t स्क्वायर। ये ए एक्स मिल गया। एंड सिमिलरली ए वाई जो होगा, ए वाई इज डी बाई डी टी ऑफ वी वाई। सो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ वी वाई की वैल्यू आई है आपको बहुत छोटी सी, और वो है -60। ये देखो वी वाई आया -60। तो -60 रख दो, तो -6 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो गया, तो ये हो गया -6। और मेरे दोस्त एजेड जो है वो सिमिलरली ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी जेड। और वी जेड तो बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला है बच्चों को, क्योंकि वो तो खुद ही जीरो है, तो जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो ही हो गया। तो एजेड हो गया जीरो। तो तीनों भाई का अलग अलग निकल गया, एक्स वाले का, वाई वाले का, जेड वाले का। अब आपको निकाल, अब जो है आपका काम हो गया। अभी आप देख लो क्या निकालना है, आपको निकालना है वी वेक्टर। अच्छा। तो लेकिन क्या है ना, है तो तीनों भाई ही। तो अगर कहीं पे जाएंगे, है ना, कहीं जाएंगे अगर शादी में, फंक्शन में, ठीक है, तो तीनों एक साथ ही जाएंगे यार, भाई हैं मतलब। बंटवारा तो आपसी है ना, बंटवारा तो आपसी है। तो लेकिन है तो तीनों भाई ही, तो कहीं भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर हमें लिखना है तो ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप। ये देखो बाहर जा रहे हैं फंक्शन में, तीनों एक साथ हो लिए, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। और आप वैल्यूज डाल दो। वी एक्स का वैल्यू कितना आया था, 12 टी क्यू। तो 12 टी क्यू आई कैप। तो ये हो गया आपका 12 टी क्यू आई कैप। और वी वाई कितना है, वी वाई आया -60। तो -60 जे कैप। और वीजेड कितना आया है, ये आया है जीरो। तो वीजेड आया है जीरो। तो ये हो गया जीरो प्लस जीरो के कैप। तो ये वेलोसिटी मिल गया। तो ये वेलोसिटी मिल गया हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन हमें जो है वो निकालना है, कैसे हमें निकालना है, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड बोला है कि एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा। तो हमें वेलोसिटी मिल गया, अभी टी इक्वल टू 2 बैठा दो आप। तो टी इक्वल टू 2 बैठा दो। तो ये लिख दो आपकी एट टी इक्वल टू 2, वी जो है ये हो जाएगा आपका 12 × 2 का क्यूब आई कैप -6 × 2 जे कैप और प्लस जीरो के कैप। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 12 × 8, 96, 96 आई कैप और -12 जे कैप और प्लस जीरो के कैप। जीरो के कैप को आप नहीं भी लिख सकते हो। तो ये हमें निकल गया वेलोसिटी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। कितना आसान है, बस देखो वही सेम फॉर्मूला है ना, तीनों का अलग अलग काम किया, तीनों भाइयों का अलग अलग काम किया। बाद में जो है तीनों फंक्शन में जा रहे थे तो तीनों को एक साथ बैठा दिया। ठीक है। ओके। तो सेकंड वाला जो है वो हमें निकालना था। सेकंड में क्या निकालना था, एसेलरेशन। तो एसेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एसेलरेशन निकाल ही लिया है अलग अलग, ए एक्स ए वाई ए जेड। अभी तीनों फंक्शन में जा रहे हैं तो एक साथ बैठा देंगे उनको, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप।
तो ax की वैल्यू कितनी आई है? ax का वैल्यू आया देखो 36t²। तो ये लिख लो आप, ये हो गया 36t² आई कैप। और ए वाई जो है वो कितना आया है? ए वाई आया है -6। तो ये हो गया -6 जे कैप और +0 के कैप। यही आया ना ए वाई, देखो ए वाई जो है वो -6 है और ए जेड जो है वो 0 है। तो ये 0 हो गया। तो ए का वैल्यू देयरफॉर हम लिख लें तो कितना आ गया? ए आ गया है 36t² आई कैप और -6 जे कैप। 0 को आप छोड़ भी सकते हो। तो ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है तो आपको ऐसे ब्लॉक बना के करना जरूरी नहीं है। और टी इक्वल टू कब पूछा है? टी इक्वल टू पूछा है, कब पूछा है? 3 सेकंड। तो टी का वैल्यू 3 डाल दो। तो एट टी इक्वल टू 3 सेकंड एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 36 × 3 का स्क्वायर आई कैप -6 जे कैप। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो 36 × 9 174 आई कैप -6 जे कैप। यही हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये तो सर हमें पता चल गया कि बिल्कुल तीनों का अलग अलग काम कर लेना, एक्स वाई जेड का सेम फॉर्मूला रहता है। तो इस पे बेस सर, लेकिन थोड़ा और क्वेश्चन रहेगा तो मजा आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें यू दिया है, ये आपका एक्स वाई प्लेन में है, सिर्फ आई कैप जे कैप के टर्म्स हैं इसमें। और एक्सेलरेशन भी दिया है, इसमें सिर्फ जे कैप का टर्म है। तो ये बेसिकली इसमें जेड का कहीं पे कुछ आया नहीं है चर्चा, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। तो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो 3 डायमेंशनल के लिए लग रहा था। वहां पे तीनों एक्स वाई जेड का अलग अलग काम किए थे। यहाँ पे जेड का कुछ है ही नहीं यार, है ना? जेड को जो है वो न्योता न्योता में बुलाया ही नहीं गया है। तो जेड का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो जेड का कोई काम नहीं है, एक्स का अलग काम करेंगे, वाई का अलग काम करेंगे बस। तो ये यू इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, फाइंड टाइम व्हेन यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे गलत लिख दिया है हमने, इसको थोड़ा सा चेंज करो। फाइंड टाइम व्हेन इनिशियल वेलोसिटी यू एंड वेलोसिटी एट टाइम टी, किसी टाइम पे वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। तो देखते हैं। अब देखो, आपने पढ़ा था वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, वहां पे आपने देखा था कि भाई अगर दो वेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0, है कि नहीं? तो वो क्यों पढ़े थे? ऐसा थोड़ी था बस ऐसे ही चैप्टर था पढ़ लिए, उसका यूज होता है ना यार। तो इसीलिए तो पढ़े थे हम लोगों ने कि यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप क्या करोगे कि सिंस यू एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so since u and v are perpendicular to each other, so therefore u dot v, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो 0 होगा। तो अब क्या करो आप कि भी हमें u तो दिया हुआ है लेकिन v तो पता ही नहीं है भाई, तो पहले v तो निकाल लो। v निकालोगे तब तो यहाँ पे बैठाओगे, तो इसको मान लो आप इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 में हम बैठाएंगे, लेकिन पहले हम v तो निकाल लें। तो अब v कैसे निकालेंगे यार? ये आपका पहला स्टेप हो गया। ये आप लिख लो, ये हो गया आपका स्टेप 1। और अब करो आप स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी। तो हमने पढ़ा था कि भाई अच्छा यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? हाँ जी, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पूरा वेक्टर फॉर्म में देखा था हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। तो यहाँ पे आप जो है u पता है, a पता है, उनके वैल्यूज बैठा दो। तो u कितना दिया है? 4i कैप प्लस 3j कैप। तो लिख दो आप 4i कैप प्लस 3j कैप। और प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया है? एक्सेलरेशन है -2j कैप।
तो ये भी लिख दो एक्सेलरेशन की जगह -2 j कैप और इंटू टी हो गया। तो देयरफॉर v की वैल्यू क्या हो गई? तो ये हो गया 4 i कैप और प्लस जे कैप का टर्म कितना हो गया? 3 - 2t j कैप। तो ये v हो गया। अब v का वैल्यू जो है ना आप बैठा दो यार यहाँ पे इक्वेशन 1 में। सो अब आपका है स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या करोगे? सब्सटीट्यूटिंग v in 1, substituting u and v in equation 1। तो u की वैल्यू कितनी है? 4 i कैप प्लस 3 j कैप। तो 4 i कैप प्लस 3 j कैप एंड डॉट। और v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू आई है 4 i कैप प्लस 3 - 2t j कैप, है ना? तो ये इक्वल टू हो गया 0। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो, तो अब आप डॉट प्रोडक्ट तो निकालना जानते ही हो, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दो यार। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू हो गया 4 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर जे कैप का कोफिशिएंट है 3 और इधर जे कैप का कोफिशिएंट है कितना? 3 - 2t। तो ये कर दिया, ठीक है। आई कैप के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन प्लस जे कैप के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन। तो ये यू डॉट वी मिल गया और ये होगा इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? तो therefore 16 plus 9 minus 60 is equal to 0 and therefore 25 is equal to 60। तो t is equal to आ गया, t is equal to आ गया 25/6 सेकंड्स। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। यही हो गया आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लो बस कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए। तो ये हो गया 4 × 4, इधर हो जाएगा आपका 3 - 2t। ठीक है, तो 16 प्लस 9 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 25 इक्वल टू 6। ठीक है, तो टी का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे हमने बस आई कैप जे कैप के फॉर्म में ही रहने दिया और जो मेन अपना फॉर्मूला था उसमें बैठा दिया, सिंपली वैसे ही कर दिया काम। चलो, एक और क्वेश्चन करो आप लोग। तो देखिए, ये दिया हुआ है एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी और ये है 20 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन और इसका एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये आपका दिया हुआ है एंगल 37 डिग्री। तो ये बोल रहा है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के लॉन्ग नहीं है, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है मिनिमम वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि वही जो अभी भाई भाई वाला बंटवारा वाला चीज देखा ना, उसी का यूज करेंगे अभी हम लोग। तो इसमें आप क्या करो कि देखो एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज करता है। एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज करता है। लेकिन जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो सिर्फ उसी डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को चेंज करेगा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है सिर्फ वो उसी डायरेक्शन के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को चेंज करेगा। उसके परपेंडिकुलर वाले को चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि वो बंटवारा हो रखा है। तो देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लूं, एक कंपोनेंट इधर ले लूं एक्सेलरेशन वाले लाइन के लूं, तो ये 37 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया 37 डिग्री। तो यू का इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा यू कॉस 37, मतलब 20 cos 37। 20 मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि काइंड ऑफ यू, आप यू पैरेलल बोल दो। यू पैरेलल मतलब कंपोनेंट ऑफ यू अलोंग द लाइन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यू पैरेलल मैं बोल देता हूं यू पैरेलल। तो यू पैरेलल कितना हो गया? 20 cos 37। ये हो गया 20 cos 37 और एक जो है वो यू का कंपोनेंट आ गया इधर एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एक इधर यू का कंपोनेंट आ गया इधर एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये आ गया यू परपेंडिकुलर। तो यू परपेंडिकुलर जो है ये हो गया आपका 20 sin 37। 20 sin 37। अब देखो, ये जो एक्सेलरेशन है ना,
ये बोलेगा भाई हमारे लाइन के लॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है हम उसको तो चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे परपेंडिकुलर है हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन जो है ये उस कंपोनेंट को जो एक्सेलरेशन वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट को यू परपेंडिकुलर विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसको चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का ये तो अनचेंज ही रह जाएगा, ये तो चेंज होगा नहीं। तो ये जो कंपोनेंट है 20 sin 37 ये रह जाएगा मेरे दोस्त अनचेंज्ड। एक्सेलरेशन इसको चेंज नहीं कर सकता बिकॉज एक्सेलरेशन जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो वो कहेगा कि यार ये तो दूसरे भाई का ये है, भाई दूसरे भाई के खाते में गया है वो, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते यार। हम जो भी करेंगे ये 20 cos 37 का करेंगे, उसका चेंज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा है मिनिमम वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन 20 sin 37 का तो कुछ करेगा नहीं, उसको तो चेंज करेगा नहीं। ये बॉल इस डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये वाला जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन वाले लाइन के लॉन्ग, ये बताओ एक्सेलरेशन इसको पहले बढ़ाएगा या घटाएगा। तो ये जो यू पैरेलल है ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है यू पैरेलल। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड कम होता है। तो ये जो 20 cos 37 है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होते 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 ये 20 cos 37 की वैल्यू कहीं पे जाके जीरो हो जाएगी। और उसके बाद फिर उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देगा एक्सेलरेशन और फिर उसको बढ़ाने लगेगा। तो दैट मीन्स कि अभी थोड़ी देर बाद ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि थोड़ी देर बाद ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि ये वाला जो टर्म है एक्सेलरेशन इसको घटाते घटाते बिल्कुल जीरो कर दे। तो बिल्कुल जीरो कर दे और उसके बाद फिर इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देगा। तो अपोजिट कर देगा तो हमें तो मिनिमम वेलोसिटी निकालना है पार्टिकल का। ठीक है। तो एक बात बताओ, मिनिमम ये जो परपेंडिकुलर वाला है वो तो चेंज हो नहीं रहा है और ये वाला चेंज हो रहा है, तो ये वाला घटते घटते जीरो तक जा सकता है। तो मिनिमम तो क्या हो जाएगा फिर, अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये वाला रह जाएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रह जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी यही हो जाएगा ना 20 sin 37। मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यही 20 sin 37। तो ये एक्चुअली क्या कैसा रहा होगा कि ये जो पार्टिकल है, बता रहा हूं ऐसे पाथ पे चला होगा देखो। ये जो पार्टिकल है एक्चुअली क्या है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुआ नहीं, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी चेंज हुआ नहीं। अच्छा, इधर आपका जो कंपोनेंट है इसका यू का जो कंपोनेंट है इधर, ये आपका हो गया इधर 37 डिग्री, तो ये 20 cos 37। ये वाला चेंज हुआ, 20 cos 37 वाला टर्म चेंज हुआ और ये जो 20 sin 37 वाला टर्म है वो अनचेंज ही रह गया। इधर 20 sin 37 वाला जो टर्म है ये अनचेंज ही रह गया। तो इसका पाथ जो है ना क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़े जा रहा है और इधर वाला वेलोसिटी इसका कम होते जाएगा, कम होते 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 एक टाइम पे जीरो आ जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो उस समय ये सिर्फ 20 sin 37 वाला टर्म रह जाएगा। तो इसका जो पाथ है ना कुछ ऐसा हो गया होगा, ऐसा, इसका पाथ कुछ ऐसा हो गया होगा, ऐसा। यहाँ पे ये 20 cos 37 वाला टर्म यहाँ पे जीरो हो गया, तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी वेलोसिटी है वो सिर्फ ये वाला रह गया 20 sin 37। यहीं पे इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी और सिर्फ यही वाला टर्म रह जाएगा 20 sin 37। चिंता मत करो यार, नहीं समझ में आया ना, चिंता मत करो। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है और प्रोजेक्टाइल तो हम लोगों का अगले वीडियो में है, तो वहां पे बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां पे बढ़िया से समझ में आ जाएगा। यही चीज है वहां पे बहुत डिटेल में वहां पे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है यानी कि काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 वो होगा प्रोजेक्टाइल का लेक्चर नंबर 1। ठीक है। तो खैर हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं बाय द वे। तो आंसर जो है वो वेलोसिटी मिनिमम वो क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा 20 sin 37। तो इसका मतलब हो गया sin 37 हो गया 3/5, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड। यही मिनिमम वेलोसिटी रह जाएगा यार।
ठीक है। और ये अभी अगले वीडियो में इसको बढ़िया से हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये थ्री डायमेंशनल मोशन में या टू डायमेंशनल मोशन में आपने क्या सीखा कि एक्स वाले काम सब अलग करने रहते हैं, वाई वाले काम अलग करने रहते हैं, जेड वाले काम अलग करने रहते हैं। बस इसका कंक्लूजन यही था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे आपको अगर ये नहीं समझ में आया है तो ये प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट लेक्चर में आपको वो समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देखिए फिर प्रोजेक्टाइल का लेक्चर नंबर 1। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।